नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल, क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कल बजट आ चुका है, शाम को हमने उसका एनालिसिस भी कर दिया था। आज हम टैक्स एडवाइज़र्स यानी कि टैक्स एडवोकेट से इस बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर ये बजट है कैसा, जो टैक्स के लिए माना जा रहा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्या वो राहत मिडिल क्लास फैमिलीज़ को मिलेगी? संक्षिप्त टिप्पणी ले लेते हैं बजट के ऊपर कि उनका क्या मूल्यांकन क्या कहता है। उन्होंने जो एनालिसिस किया है, जो निष्कर्ष निकाला है, उसके हिसाब से वो बजट को किस मोड़ पर देखते हैं, उनकी नज़र में बजट कितना बेहतरीन है या कितना ख़राब है या किस लायक है। चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम और आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं आपसे चाहूँगा कि आप बजट के ऊपर दें। मेरा नाम गौरव गोला है और मैं एडवोकेट हूँ। बजट के बारे में आपको बताऊँ, टैक्स के लेकर रिलेटेड, तो जो मध्यम वर्ग के करदाता हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक ये बजट है, क्योंकि इसमें 5 लाख तक जो है उनको टैक्स नहीं है। तो देखा जाए एक मोटा जो मध्यम वर्ग के जो करदाता हैं उनको मुख्य रूप से बहुत एक लाभ मिला है, और जो कि सरकार की तरफ से एक सराहनीय है बजट। सर, आपको क्या लगता है, क्या ये बजट बिल्कुल बेहतरीन है? जैसा कहा जा रहा है, सरकार कह रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार के हिसाब से बजट बहुत बेहतरीन बता रही है। क्या आपकी नज़र में बजट कहाँ पे है? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, मैं पूरनचंद पांडे एडवोकेट हूँ और रामनगर टैक्स बार का अध्यक्ष हूँ। बजट को जो हम देखें तो हर सरकार अपना बजट अच्छा बताती है, तो जब भी सरकार का रहता है, लेकिन जो विपक्ष होता है उसका मामला रहता है कि वो उसकी कमियां उजागर करे। और हम टैक्स एडवोकेट के रूप में जनता के बीच की बात रखते हैं, न सरकार की, न सत्ता पक्ष की, न विपक्ष की। तो बजट को जो देखा जाए, बजट का एनालिसिस, तो बजट को हम निम्न और आंशिक मध्यम वर्गीय के लिए तो अच्छा मानेंगे, लेकिन मध्यम वर्ग, मैं फिर कहूँगा मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लिए अच्छा नहीं मानेंगे। कि वो टैक्स पेयर, जो न्यूनतम टैक्स पेयर हैं, उनके लाभ को तो देखा गया है जनता ने, और क्योंकि चुनावी वर्ष तो हमें उम्मीद थी कि ऐसा ही आएगा। लेकिन जो वास्तविक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस विजन की बात वर्तमान सरकार कर रही है, या हम 2020 या 2030 में विकसित राष्ट्र की ओर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए बड़े विजन की जरूरत है। वो बड़ा विजन नहीं दिख रहा है, विजन है लेकिन ये चुनावी विजन है। अगर हम उस बजट पर चर्चा करें तो वही मैंने कहा कि निम्न वाले लोगों की, 5 लाख से नीचे की तनख्वाह वालों के लिए सीधे सीधे कहें तो उनको एग्जम्पशन है। लेकिन जैसी तनख्वाह आपकी 5 लाख से 1 रुपया भी बढ़ती है तो आपको वो पूरा टैक्स देना पड़ता है जो पिछले साल आपने दिया। तो मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। निम्न वर्ग के लिए एक वोटर को खुश करने के लिए सरकार की बहुत अच्छी नीति है, लेकिन थोड़ा विजन दिखाए, इसको बड़ा दिल दिखाते। अगर इसमें इसके अनेक सेक्शनों पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि उसको आगे बढ़ाते, तो लगता कि हाँ, सरकार कुछ विजन को आगे ले जा रही है। आपको क्या लगता है सर, आपकी नज़र में बजट कहाँ पर रहा है? किस मोड़ पर आपने इस बजट को देखा? आपकी नज़र में बजट कितना सक्सेसफुल है? मैं फैज़ुल हक एडवोकेट, टैक्स एडवोकेट हूँ, और जैसा कि बजट कल पेश किया गया, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने कैसा बजट पेश किया है, जिससे कि 5 लाख की आय करने पर, 5 लाख की करमुक्त आय से जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिससे 3 करोड़ लोग जो हैं रिटर्न नहीं फाइल करेंगे 5 करोड़ की आय होने पर। और बाकी अभी तक जीएसटी और नोटबंदी से गवर्नमेंट ये आंकड़े पेश कर रही थी कि जो टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, या जो खाली फॉर्म भरते थे, नील के रिटर्न फाइल करते थे, उनकी संख्या बड़ी है, वो करीब 7 करोड़ हो गई थी। लेकिन उसमें से एक झटके में 3 करोड़ लोग वापस हो गए हैं। अब वो सारा का सारा जो टैक्स का भार है वो उच्च स्तर के लोगों पर, जो टैक्स पे करते हैं, उन पर आ गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आंकड़ों के हिसाब से जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, तो 8.78 करोड़ लोग थे जो रिटर्न फाइल कर रहे थे आज की डेट में। लेकिन अब 5 करोड़ लोग उस 5 लाख का रिटर्न होने की वजह से, 5 लाख कर मुक्त होने की वजह से 3 करोड़ लोग उसमें से बिल्कुल हटा दिए गए हैं। तो जो भार है टैक्स का, वो उन लोगों पे पड़ेगा। 120 करोड़ लोगों के देश में कुल 4 करोड़ लोग अगर रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो उच्च स्तरीय लोगों के लिए भी जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। उसमें ऐसा कुछ नहीं सोचा गया। कुल मिला के चुनाव के मद्देनज़र बजट रखा गया है, और पूरी तरीके से बजट चुनावी है, क्योंकि पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ फेरबदल बजट में नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ें तो पहले से भी हो सकती थी ना। जी, आपको क्या लगता है सर, आपकी नज़र में बजट कहाँ पे खड़ा रहता है? जी, मैं एडवोकेट फिरोज अंसारी। हम से ये जो मतलब बजट कल पेश हुआ है, इसमें कुछ इस तरह तक मतलब सही भी है और कुछ इस तरह तक वो है, जैसे कि सरकार को सोचना चाहता है 80C में भी कुछ छूट देनी चाहिए थी, जो उतने की उतनी है। और जो हमारा 87 है, उसमें खाली टैक्स में मतलब पूरा 5 लाख तक बना करके सिर्फ छूट दी गई, टैक्स की छूट दी गई है। बाकी वैसे मध्यम निम्न स्तर तक बजट सही है, लेकिन उच्च स्तर वालों के लिए मतलब
सही नहीं है। सही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के जो हम लोग एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं, अभी तक का जो हमारा एनालिसिस कह रहा है कि ये बजट जो है चुनावी बजट है और पूरी तरीके से चुनाव को ध्यान में रख कर के इस बजट को बनाया गया है। और यहाँ पर जो हमारे साथ टैक्स एडवाइज़र्स हैं वो लोग भी इसी बात से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये जो बजट है पूरा चुनाव को फोकस करके बनाया गया है। मतलब चुनाव में जो अपना वोटर है, जो मिडिल क्लास का वोटर है, वो कहीं और ना चले जाए, इसलिए उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। जो अभी बात चल रही है कि 5 लाख तक टैक्स अब नहीं लगेगा, क्या ये टैक्स स्लैब में बदलाव है या टैक्स में छूट है? देखिए, जो बजट शुरुआत हुई, हाँ, और बजट की शुरुआत में ये लगा कि 5 लाख तक करमुक्त आय है। ये करमुक्त आय नहीं है। सबसे पहले ही 11 बजे पीयूष गोयल जी ने कहा था कि मैंने स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो आज की डेट में भी उस असेसमेंट ईयर के लिए स्लैब वही है कि 2.5 लाख तक की जो आमदनी है वो करमुक्त है। 2.5 लाख से 5 लाख पर जो 5% टैक्स था वो 87 रिबेट के तहत 12,500 की छूट मिलेगी उनकी जिनकी तनख्वाह या आमदनी 5 लाख से कम है। तो ये 5 लाख तक करमुक्त आय नहीं है, 5 लाख तक 87 सेक्शन की रिबेट है जो 12,500। जैसे ही उसकी तनख्वाह 5,01,000 हो जाएगी, डेफिनेट वो 12,500 रुपये टैक्स देगा। तो बड़ा दिक्कत हो गई है कि एक 499 वाला और केवल 2 रुपये जिसके ज़्यादा होंगे, केवल 2 रुपये ज़्यादा होने से 12,500 का दिखेगा, जो धीरे धीरे एनालिसिस में सामने आ रहा है। और जो दो वोटरों में भी फ़र्क करेगा कि एक को बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर दिया गया और एक को ये उसके संग जोड़ा गया है कि वो उसको बचा सकता है। लेकिन बचाने के लिए सरकार पैसे वही चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट की तब तो ध्यान दिया ही नहीं कि वो 1.5 लाख का 80C है, उसके अलावा 80D है, 80U है, अलग अलग सेक्शन है इनकम टैक्स के जो छूट वाले हैं। लेकिन उस पर पैसा होना चाहिए ना, वो पैसा जब आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से सरकार ने सोचा है मैक्सिमम वोटर को खुश करने की, बेंथम का एक सिद्धांत है कि मैक्सिमम लोगों को आप खुश करते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो सरकार ने मैक्सिमम लोगों को तो खुश किया है, लेकिन बर्डन ऑफ भार जो है हमारा वही कि 4 करोड़ लोग जो है पूरे देश का 125 करोड़ लोगों का भार उठा रहे हैं, उनके लिए भी अब उम्मीद तो कर रहे हैं। क्योंकि कल पीयूष गोयल जी ने लास्ट में कहा है कि ये अंतरिम बजट है और चुनाव के बाद इस पर फिर चर्चा होगी और उस समय स्लैब के बारे में नई सरकार आएगी तो स्लैब के बारे में डिसीजन लेगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं 20% वाले को 10% करें, कहीं 80C की सीमा बढ़ाएं, तो वो अभी उम्मीद पे हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका कहना है वो 87A की रिलीव ही 12,500 है, वो 5 लाख करमुक्त नहीं है। और क्या लगता है सर आपको, आप लोगों के हिसाब से इस बजट में क्या बदलाव होना चाहिए था? मतलब क्या चीज़ और होनी चाहिए थी या इसमें क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो हुई है? देखिए, पहले तो जैसे कि बजट आया, अगर हम इसको टैक्स से हट के और बात करें तो मज़दूरों के लिए एक योजना आई है जिसमें 3,000 रुपये उन्हें पेंशन दी जाएगी। लेकिन साथ ही उन्हें 29 साल की एज से लेकर के और 40 साल तक शायद है, तो उनको 100 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा पहले, तब उसको 60 साल का होगा, उसके बाद उसको वो 3,000 रुपये मिलना स्टार्ट होंगे। तो उसमें भी है कि अगर मैं आपको आंकड़ों की बात बताऊं तो 45 करोड़ लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं मजदूरी का। उसमें से जो 100 रुपये पर डे जमा करेंगे 29 साल से लेकर के 40 साल की एज तक, उसके बाद 60 साल के होंगे तब उन्हें वो लाभ मिलेगा। उस लाभ के लिए भी जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसमें 45 में से केवल 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वो लाभ मिलेगा। और उसके लिए जो बजट रखा गया है उस बजट के अकॉर्डिंग अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वो कम है। साथ ही किसानों की बात बजट में करी गई है तो 17 रुपये रोज़, यानी कि एक परिवार को 6,000 रुपये मिलेंगे सालाना, और वो भी पूरा चुनावी हिसाब किताब लगा करके सारा बजट बनाया गया है। क्योंकि आप बताया पहली किस्त मार्च में दी जाएगी जो 20,000 करोड़ होगी, 20,000 करोड़ से सबको 2-2 हज़ार रुपये सबके खाते में डाल दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं मंत्रियों का एक टाइम का नाश्ता जो है वो 6,000 से ज़्यादा का होता है, और 6,000 रुपये सालाना अगर आप किसी किसान को दे रहे हैं, जो हमारा देश किसान प्रधान कृषि प्रधान देश है, तो उसमें किसानों को मतलब किसानों के लिए ना सोचते हुए उनको खाली लुभाने की कोशिश करी गई है, जो कि चुनाव के मद्देनज़र है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, आपकी बहुत सारे बजट्स हैं, जैसे कि हमारा नमामि गंगे का बजट कम कर दिया गया है इस बार। तो इस बात पे हेडलाइंस पे सब जा रहे हैं कि 5 लाख स्लैब कर दिया, 5 लाख स्लैब कर दिया, लेकिन बजट के अंदर जा कर के बजट की बारीकियों को अगर हम देखें तो 5 लाख स्लैब तो कर दिया, लेकिन उसमें भी छूट है 87 की। उसके बाद में नमामि गंगे का बजट कम कर दिया गया, और बहुत सारे शिक्षा के स्वास्थ्य जो मोदी सरकार या ये कहूँ भाजपा सरकार जो देश में आई, स्वच्छता अभियान के तहत बहुत ज़ोर शोर से चला स्वच्छता अभियान जो है इनका स्वच्छ भारत का, उसका बजट इन्होंने कम कर दिया। तो इस सब चीज़ों को कम करके खाली वोटर को लुभाने की ही कोशिश करी गई है। इस बजट में तो खैर पूरा फोकस सरकार का वोटर की तरफ रहा, बाकी गंगा माई की भी याद नहीं आई। गंगा माई को भी फ़िलहाल बोल दिया कि गंगा माई अभी तुम थोड़ा साइड में चले जाओ, अभी चुनाव है तो अभी हमारा वोटर पहले है। सर, हमारे साथ एक और टैक्स एडवाइज़र जुड़ चुके हैं। हम सर एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा आपके इंट्रोडक्शन के साथ कि आपकी नज़र में बजट कैसा है?
मैं अंकित अग्रवाल एडवोकेट। मेरी नज़र में देखिए, मैं इसको चुनावी बजट नहीं मानता, क्योंकि जैसा गवर्नमेंट हमेशा से कहती आई है, हिंदुस्तान में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। हालांकि ये एक आम चुनाव है। और जहाँ तक ये 5 लाख वाली बात हो रही है, देखिए गवर्नमेंट कभी भी आगे बढ़ती है तो पॉइंट बाई पॉइंट बढ़ती है, और उनका जो टारगेट है रिलीफ देने का, वो है हमेशा से छोटा टैक्स पेयर रहा है। आप खुद समझिए, जिस व्यक्ति की इनकम 10 लाख 20 लाख है, उसको 10,000 रुपये के टैक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिक्कत उन लोगों को आती थी जो अभी या अगर आप सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो 7वें वेतन आयोग की वजह से जो लोग टैक्स ब्रैकेट में आ गए, इससे पहले वो लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते थे। ये सारा बेनिफिट उन लोगों को दिया गया है। और केवल 5 लाख की बात नहीं है, 5 लाख के बाद हमारे पास 80C है, हमारे पास चैप्टर 6A के और तमाम डिडक्शन है। अगर हम उस सबको जो लोग अवेल कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 8-9 लाख रुपए तक किसी को टैक्स नहीं पड़ता। अगर उसके पास एक होम लोन भी है तो लगभग 8-8.5 लाख तक वो टैक्स फ्री हो जाता है। और गवर्नमेंट का टारगेट हमेशा से छोटा टैक्स पेयर रहा है। बड़े टैक्स पेयर को ज़्यादा रिलीफ देने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि एक तो वो क्वांटिटी में बहुत कम है। चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक बजट पेश किया है। पीयूष गोयल बाय प्रोफेशन एक CA हैं, और इस बजट में पूरी वो छाप दिखाई देती है। पहली बार हमारा रक्षा बजट जो है वो 3 लाख करोड़ को क्रॉस करके गया है। जहाँ तक ये नमामि गंगे वगैरह का मामला है, तो मेरी अपनी सोच ये कहती है, हालांकि मैं इसके आंकड़े नहीं जानता, बट मेरी अपनी सोच ये कहती है कि जब ये कोई भी पॉलिसी जब स्टार्ट की जाती है, कोई प्रोजेक्ट, उस समय हैवी बजट की ज़रूरत होती है, बट लेटर ऑन उतना अमाउंट, उतना क्वांटम ज़रूरी नहीं होता। नमामि गंगे अगर आप सुनेंगे तो जो इसके मिनिस्टर हैं वो खुद कह चुके हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इस साल जून तक हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं, जिसमें ये रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर रहे हैं। तो इनिशियली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, हो सकता है आज उतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन इसके साथ आप देखिए आयुष्मान के लिए बहुत अच्छा खासा बजट गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा मिल रहा है, और ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इनकम टैक्स में फ़ायदा मिल रहा है, रक्षा बजट ऊपर जा रहा है, और चुनाव तो आते ही रहेंगे। ये ख़त्म होगा, किसी विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, वो निपटेगा, दूसरी विधानसभाएं आ जाएंगी। नहीं, देश की बागडोर वाला चुनाव तो यही होगा ना। देश की बागडोर वाला चुनाव यही है, और चुनाव के लिए बनाने पड़ते हैं बजट। ऐसा नहीं है कि कोई चुनावी बजट पहली बार आया हो। 13-14 बार चुनावी बजट आज तक आ चुके हैं, जितनी सरकारें हिंदुस्तान में बनी हैं, और मुझे नहीं लगता बजट में कहीं से कोई कमी है। हाँ, हम एक उम्मीद कर रहे थे इस गवर्नमेंट से कि 80C के इन्होंने 1 से 1.5 लाख किए, जो 1 लाख पिछले 10-15 साल से चल रहा था, उसे इन्होंने आते ही चेंज किया। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो शायद 1 लाख की 1.5 लाख की जगह 2 लाख हो जाएगा, उसमें हमें निराशा लगी। लेकिन आप देखिए, कैपिटल गेन के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं। इंटरेस्ट पर TDS कम हो गया है, जो बैंक पहले 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट जाते ही आप पेंशनर्स को बहुत दिक्कत होती थी, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न केवल इसलिए फाइल करनी पड़ती थी क्योंकि बैंक ने उनका TDS काट लिया। रेंटल इनकम जो पहले 180 पर TDS कट जाता था, अब उसकी लिमिट बढ़ा के 240 कर दी गई है। ब्याज पर हो ही गया, 10,000 से 50,000 कर दी गई है। और पिछले लगातार 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो टैक्स पेयर को इतना बेनिफिट हुआ है जो शायद पहले किसी 5 साल की अवधि में नहीं मिला। कितना अमाउंट तक का, मतलब जो टैक्स पेयर है अपना टैक्स बचा सकता है, किस अमाउंट तक वो टैक्स बचा सकता है? मतलब कितनी सैलरी वाला बंदा अपना टैक्स बचाने में सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, अगर हम इस 5 लाख वाले की बात करें, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए 5 लाख वाला जो टैक्स रिबेट के साथ आता है, 1.5 लाख की आपके पास 80C है, इसके अलावा आपके पास 80D है। होम लोन है, होम लोन में आप 2 लाख तक के ब्याज की छूट ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड होम के मेंटेनेंस पर आप 30,000 तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को HRA नहीं मिलता, उनके लिए रेंट की छूट है 60,000 रुपये। बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनकी आम लोगों को शायद जानकारी भी नहीं है। आप NPS का कंट्रीब्यूशन है 50,000, आप वहाँ ले सकते हैं। मतलब कोई आदमी अगर विद होम लोन पूरी टैक्स प्लानिंग करे तो शायद वो 10 लाख से ज़्यादा तक की इनकम पर भी बिलो टैक्सेबल आ सकता है। मतलब अगर 10 लाख की ज़्यादा इनकम है उसकी, तो भी वो टैक्स बचा सकता है अपना, इंक्लूडिंग उसके पास अगर होम लोन है तो। अगर होम लोन नहीं है तो फिर कितना? लगभग 7-7.5 लाख तक। 7-7.5 लाख तक। वैसे सरकार कह रही थी कि 6.5 लाख तक का। 6.5 एक बेसिक है। देखिए, 1.5 लाख की 80C वो एक ऐसा पॉइंट है जो पॉपुलर पॉइंट है। आप, मैं, हर आदमी, हर लेमैन जानता है कि 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट से मैं टैक्स बचा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस में अंदर जाएंगे तो उसके अलावा तमाम प्रोविज़न है। जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें आप 50,000 रुपये अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो 50,000 आपका चैप्टर 6A में डिडक्ट होता है।
उस पर आपको छूट मिलती है। जिन लोगों को HRA नहीं प्राप्त होता वो रेंट पेमेंट पर छूट ले सकते हैं। इसके अलावा सेविंग का ब्याज है 10,000 रुपये तक टैक्स फ्री है। इस साल पिछले बजट में आ गया था जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका 50,000 तक का बैंक इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो रहा है, उसमें सेविंग, FD, RD सब कुछ इंक्लूड हो रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करते हैं वो तो लगभग 8 लाख तक, 7.5 लाख तक टैक्स फ्री हो जा रहे हैं। बट दैट डिपेंड्स ऑन द टैक्स प्लानिंग दे आर डूइंग। मतलब इसके लिए आदमी को सबसे पहले अपना दिमाग चलाना होगा कि किस तरीके से अपना टैक्स बचाए। मतलब यहाँ पे आप लोगों की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। इससे क्या लगता है मतलब कि जो टैक्स में जो छूट है इससे आप लोगों की व्यवसाय पर कितना फ़र्क पड़ेगा, आप लोगों के काम पर कितना फ़र्क पड़ेगा? जी देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि काम पे कितना फ़र्क पड़ेगा, काम पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मानना इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने मात्र आंकड़े चेंज करने के लिए उस स्लैब को 2.5 से 5 किया है, जिसमें 87A की रिबेट शामिल है। क्योंकि जब लोग 5 लाख का रिटर्न भरने लगेंगे, अगर आप वास्तविकता पे अगर आप धरातल पे आएंगे तो बैंक का कोई भी काम आपका बिना रिटर्न के नहीं होगा। अगर आपको लिमिट बनानी है, लोन बनानी है, तो बैंक को रिटर्न चाहिए और उसमें हर साल इंक्रीज़ होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये एक बैंक की पॉलिसी रहती है। और वास्तव में भी ये तरीका है कि क्योंकि कागज़ में अगर आप इनकम कम जनरेट कर रहे हैं तो बैंक आपको लोन कैसे देगा, बैंक की साइड से भी अगर सोचें। अब क्या होता है, अगर कोई आदमी मान लीजिए अभी तक 2.5 लाख का स्लैब था और ATC वगैरह लेके 4.5 तक वो 3 लाख का हो गया, 5 ईयर की ATC हो गई, 87A हो गई, तो वो 4-4.5 लाख तक का रिटर्न फाइल करता था। और ऐसे बहुत कम लोग होते थे। जो अगर हम मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की बात करें तो अब क्या होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं इनकम जनरेट करने के लिए 5 लाख तक टैक्स फ्री है, तो लगभग 5 लाख के आसपास आप अभी भी आंकड़े उठाएंगे तो नील रिटर्न्स ज़्यादा होंगे, तो नील रिटर्न्स फाइल होंगे। उससे क्या होगा, खाली आंकड़े ही चेंज होंगे, नील रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। हो सकता है 1-2 काम बैंक के हो जाएं, बैंक से लोन लिमिट कुछ उनका बैंक उनको प्रोवाइड कर दे। लेकिन जब अगली बार गवर्नमेंट आंकड़े पेश करेगी तो उसमें जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, जबकि धरातल पे कुछ नहीं होगा। वो सारे रिटर्न्स जो है बैंक की फॉर्मेलिटीज़ और अदर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए होंगे, होम लोन्स के लिए होंगे। प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर वैसे हम उनकी आय की बात करें तो शायद मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब जो छोटे स्तर के लोग हैं, उनका कहना यही होता है कि बैंक से हमें फाइनेंस कराना है या बैंक से कुछ लोन कराना है तो उन्होंने हमें इतने तक के रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लोग ज़्यादा टैक्स पे करते थे अभी तक। तो उससे खाली आंकड़े ही चेंज होंगे। और अगर इसी बजट में हम अलग से बात करें तो अगर स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि खाली हमारा बजट जो है सभी चीज़ों के लिए है, तो स्वास्थ्य की अगर हम विभाग की बात करें तो एम्स नाम से जो गवर्नमेंट है 20 एम्स चिल्लाती रही है, कई बार आपने सुना होगा। तो 20 एम्स के बारे में अगर हम जाएँ तो अभी तक पूरे देश में मात्र 6 एम्स ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, भोपाल, पटना, ऋषिकेश, इस टाइप से, और 20 पूरे नहीं हैं। दूसरी बात यह कि उन 6 में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 55% से 90% तक पद जो हैं रिक्त हैं, प्रोफेसर्स के, डॉक्टर्स के। तो सारा अगर आप धरती पे आएँ, अगर आप धरातल पे बात करें तो बजट खाली मुंह से कह देना ही बजट नहीं होता, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसे ही गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये देने वाला, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसके लिए 24 करोड़ का बजट था, है ना। तो 24,000 करोड़ का जो था उसमें से कुल 12,000 करोड़ का खर्च हुआ है, तो आधा नहीं, खर्च आधा हुआ ना। तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है ना, वो क्यों नहीं खर्च हो पाया पूरा। आप ये भी तो बताइए, स्वास्थ्य के लिए आप, स्वास्थ्य विभाग का बजट भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा इस बार के बजट में जो इन्होंने पेश किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर हमारी सरकारें खर्च नहीं करती हैं, और वो अभी वैसा ही दिखा। मतलब आज़ादी के बाद से अगर हम अब तक का अपना बजट उठा करके देखें तो हमारी हर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करने में कंजूसी करती है। वो सोचती है कि पढ़ाई भी प्राइवेट में कर ले और इलाज भी प्राइवेट से करवा ले। सरकार के ऊपर बता दूं कि अगर आप बीटेक भी करना आज के टाइम पे, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। 8-10 लाख रुपए का उसका खर्च आता है जो सालाना हो जाता है। तो उसके बाद में बच्चों को अलग से ट्यूशन्स लेने पड़ते हैं। तो मेन तो जो हमारी सरकार को मैं चाहता हूँ, अगर इसमें ध्यान रखना चाहिए था तो शिक्षा का रखना चाहिए था, क्योंकि शिक्षित होंगे तो ही टैक्स प्लानिंग करेंगे, तो ही उनको रिटर्न्स के बारे में जानकारी होगी, तो ही उनकी समझ में बजट आएगा ना। अब हम इतने बड़े अगर हम रामनगर विधानसभा की बात करें तो आप देख रहे होंगे आपकी रिबेट में जितने लोग आपने बुलाए हैं उसमें कोई भी ऐसा कोई मजदूर या कोई ऐसा निचले तबके का आदमी नहीं होगा, क्योंकि उसको उस प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं होता। तो आप पहले उनको शिक्षित कीजिए, तब उनकी समझ में प्लानिंग आएगी ना। अब आपने जो बजट बता दिया, उस बजट को खर्च कितना करा, ये भी तो हम सरकार से पूछेंगे। लेकिन उसके लिए किसी वित्त मंत्री ने या पीयूष गोयल जी ने, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। सब अपनी बस हमने इतने किलोमीटर रोड बनाई, इतने किलोमीटर के हाईवे बनाए और अच्छी बातें जो हैं वो बता दी। किसी ने ये नहीं बताया कि नमामि गंगे क्यों कम कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स भी मैं समझता हूँ बजट में उनको खोलने चाहिए थे। जो उनकी नेगेटिविटी है वो यही है कि बजट जो जिस चीज़ के लिए रखा जाता है उतना खर्च भी होना चाहिए। बेरोजगारी दर भी बढ़ा है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे पहले 2.5 वाला टैक्स पे करता था तो वो 2.5 वाला भी अपने टैक्स बचाता होगा। मतलब वो कितने तक वाला आदमी इस 2.5 लाख की कैटेगरी में आ जाता था? देखिए, अभी अगर
हम देखें कि कोई इन्वेस्टमेंट अगर नहीं कर रहा है, हाँ। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की सैलरी को मैं मान लूँगा कि उच्च वर्गीय हो गया। हम एक मान के चल रहे हैं कि 0 से 5 निम्न और 5 से 10 मध्यम वर्गीय। अगर तो जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी की सैलरी 5 साढ़े 5 लाख ही है, तो उसको अगर 5 से नीचे है, जो मैंने बताया कि 499 तक तो उसका एग्जेम्प्ट है, लेकिन 5 लाख 1 रुपये होते ही उसको 12,500 रुपये टैक्स देना है। तो मैंने आपको बताया 2 रुपये के उसमें ये दिक्कत ये है कि 2 रुपये के चक्कर में उसे 12,500 का टैक्स देना है। तो अब उस पर अगर वही चीज़ है कि 2 रुपये उस पर हैं तो वो 12,500 बचाएगा। इसी तरह स्लैब में अलग अलग है, उस स्लैब के लिए उसके पास पैसे हैं तो बचाएगा, नहीं तो कभी एक वर्जन तो ये लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना आसान लग रहा है टैक्स बचाने से ज़्यादा। अगर किसी की सैलरी 8-9 लाख है और उसको ये लगता है कि यार मेरा टैक्स 60,000 आ रहा है, अगर मैं इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 60,000 बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने अप्रत्यक्ष तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ाया है कि यार इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हम उससे कहना चाहते हैं कि उसे 80C में करते। आप 1.5 लाख से पिछले 4 साल से आपने 1.5 लाख का 1.5 लाख ही रखा है। इसीलिए मैं उसको चुनावी बजट पर आया था कि आपने चुनाव के अलावा भी सोचना है, क्योंकि हम 2020 के विजन की तरफ जा रहे हैं। तो उस विजन के लिए जरूरी था कि हर आदमी देखिए, एक हो गया नंबर बढ़ाना। नंबर बढ़ाना ये कि पिछले साल नोटबंदी हुई, रिटर्न बढ़े, लेकिन वो रिटर्न से टैक्स कितना बढ़ा। एक टैक्स हो गया कि टैक्सेस के कितने बढ़ा, और एक कि आपका रिटर्न कितने बढ़े। तो रिटर्न तो बहुत बड़े हैं, और इस बार के बजट से ये आ रहा है कि 3 करोड़ रिटर्न बाहर हो जाएंगे। तो 3 करोड़ रिटर्न बाहर ही नहीं हो रहे हैं। उस 3 करोड़ से जो मिनिमम टैक्स था 10,000 12,000, वो टैक्स भी नुकसान हो गया जो एक निम्न वर्गीय देता, और वो बाहर बटन चला गया मध्यम वर्गीय। तो मध्यम वर्गीय सोच रहा है कि मुझे क्या मिला इस बजट से। तो एक खुश हुआ है तो एक नाराज़ हुआ है। लेकिन मैंने वही कहा कि जब मैक्सिमम लोग खुश होते हैं कि जो हमारे राज्य की कहें या देश की कहें, तो उसमें हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो निम्न वर्गीय है, और उसको 5 लाख भी बहुत लंबा स्लैब होता है। अगर सरकार 4 लाख भी कर देती तो भी वो खुश होते। तो हमारा कहना था कि हाँ, अगर 4 भी करते तो भी खुश होते, क्योंकि उनकी तनख्वाह 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से वो चल रहे हैं। आप देखिए जिस हिसाब से चल रही है कि हम बेरोजगारी भत्ते की बात करें, या आप देखिए इस समय जो पेंशन है 1,000-2,000 रुपये की पेंशन है। मैं तो मंत्रियों से इस बजट के बहाने ही कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए 50 रुपये महीना एक आइडिया, और 50 रुपये या 2,000-3,000 जो छूट है अलग अलग, और एक दिन के विधायक के लिए 1 लाख रुपये पेंशन। दोनों समाज सेवा कर रहे हैं, वो भी हमें अन्न खिला रहा है। तो किसानों के लिए जो कल भी था कि किसानों की नाराज़गी थी कि वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि अन्नदाता को सम्मान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमम वोटर की तरफ हम देखें तो इस चुनाव में मैक्सिमम वोटर को खुश तो किया है, और उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा सरकार को। लेकिन विजन के संग जो जाना, उस विजन में थोड़ी बड़ी सोच और होनी चाहिए थी। यही चीज़ हम पिछले साल करते कि इसको 3 लाख एग्जेम्प्ट कर देते, अगले साल 3.5 कर देते। मोदी सरकार अगर क्रमशः करती, अगर धीरे धीरे करके करते तो ऐसा आज के टाइम पे हमारा वोटर जो है, मतलब जो आमतौर पे जो एक एनालिस्ट की एक सोच जा रही है, वो सीधे चुनावी बजट की तरफ जा रही है। मतलब अगर ये धीरे धीरे करके किया होता, मतलब जैसे आते ही पहले साल में 50,000 का आपने किया, उसके बाद अगले साल में फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने 50,000 का, उन्होंने 50,000 80 50,000 बढ़ाया और 2 लाख किया, 2 लाख। लेकिन उसके बाद 4 साल में वो 2.5 लाख 3 नहीं हो पाया। हाँ। और वो 1.5 लाख 2 नहीं हो पाया, और आज चुनाव आता ही सीधे 5 लाख तक एग्जाम। तो एक बड़ा डिफरेंस भी आ गया कि कुछ आंकड़ों को भी, इससे आंकड़े भी प्रभावित होते हैं कि जैसे हमारे उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ज़्यादा है, तो लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन क्या हमारे यहाँ 10,000 रुपये महीना भी आदमी कमा रहा है राज्य के अंदर। तो दोनों वो आंकड़े भी हैं। तो ये सत्ता पक्ष विपक्ष का होता है, जो चीज़ अच्छी होती है सत्ता पक्ष उसको दिखाता है, और जो गलत होती है उसको विपक्ष दिखाता है। हम लोग एक बीच की मध्य में कि हमें हर एक जनता के बीच की बात रखनी है। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम लोग जिससे खुश हो रहे हैं वो अच्छा बजट कहलाता है, तो इसीलिए वो अच्छा बजट है और चुनावी बजट है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर बजट पर आप लोगों की क्या राय है। और ख़ास तौर पर जो टैक्स में छूट मिल रही है, 10 लाख तक की आय वाला अपना टैक्स बचा सकता है। मतलब ये सिर्फ 5 लाख वाले के लिए छूट नहीं है, ये 10 लाख वाले के लिए भी मानूंगा मैं। हमें मानना चाहिए ये कि 10 लाख वाले को भी सरकार ने जो है टैक्स से बाहर किया है, क्योंकि वो अपना टैक्स किसी न किसी तरीके से बचा ही लेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ लोकतंत्र में ये चीज़ होती ही है कि हम जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो सरकारें बजट अपने हिसाब से बनाती हैं, और ख़ास तौर पे उसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो वोटर है, कौन सा वोटर इससे ज़्यादा प्रभावित होगा और कौन सा वोटर इससे कम प्रभावित होगा, और ज़्यादा प्रभावित होने वाले वोटर को अपनी तरफ खींच लिया जाता है। और ऐसा इस कह दें, अगर मान लें तो भी सही है, अगर नहीं मानते हैं तो भी सही है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन लोकसभा इलेक्शंस 2019 के साथ तो है ही। धन्यवाद आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।